वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव लड़ने पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इसकी स्थिति 2 से 3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो उपचुनाव लड़ने पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इसकी स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाएगी। और आपको जानकारी दे दें कि उपचुनाव को लेकर तमाम सीटों का जिक्र किया जा रहा है कि सीएम किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर के अटकलें बनी हुई है, जिस पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर सीएम धामी किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से इस वक्त की। उपचुनाव लड़ने पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में स्थितियां साफ हो जाएंगी। 2 से 3 दिनों में यह पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन सी सीट है जिससे सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तमाम सीट हैं जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सीएम धामी का ये बयान सामने आया इस वक्त, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिनों में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किस सीट से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से इस वक्त की। उपचुनाव लड़ने पर सीएम धामी का ये बयान सामने आया है। 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं तमाम सीटों को लेकर, और सभी सवालों का जवाब सीएम धामी ने अपने बयान में दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है, और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। जल्दी इस पर अगले मैं समझता हूँ 2-3 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। योगेश, उपचुनाव लड़ने को लेकर सीएम धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने जिस तरीके से कहा है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल रहा है अभी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़ना है और उपचुनाव को लड़ने के लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा के तैयार हैं कि वो आकर हमारे यहां से चुनाव लड़े। हम उनके लिए सीट छोड़ने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। इतना ही नहीं, कई विपक्ष के विधायक भी ये तैयार हैं कि आए वो हमारे यहां से चुनाव लड़े, हम उनके लिए सीट छोड़ देंगे। जिस तरह से अब बातें सामने आ रही हैं, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही है कि 2 से 3 दिन में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कहां से चुनाव लड़ रहा हूं। तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। नाम कई सारे हैं। चंपावत की बात कर रहे तो यह कहा जा रहा है कि वो चंपावत से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम ये जल्दीबाजी होगी ये कहना कि हाँ वो वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको छोड़कर कई सारी जगह और हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि सेफ सीट देखी जाएगी। वैसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रखी है। काफी स्थिति यह है कि सोशल मीडिया से लेकर अगर बात करें आम लोगों के बीच की तक की बात करें तो सब जगह जो है उनको लेकर एक पॉजिटिव व्यू जो है वो चल रहा है। हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत कर आए और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बहुत अच्छी तरह से जीते। इसको लेकर भी इतना है कि दिलचस्प ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो होता जा रहा है। हर कोई चाहता है, लगभग जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि आधा दर्जन विधायक वो चाहते हैं कि हमारी सीट से लड़े, यानी कि पुख्ता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही आखिर में तय करेंगे कि उन्हें चुनाव कहां से लड़ना है, क्योंकि सारे समीकरण देखे जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद जो है उनको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि सितंबर से पहले उन्हें चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचना है। जी बिल्कुल योगेश, तो तमाम सीटों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि दर्शकों को यह भी बताइए कि वो कौन सी सीटें हैं जिनका ज्यादा नाम सामने आ रहा है कि इस सीट से सीएम धामी चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, कई सारी सीटें ऐसे अगर हम बात करें, रुद्रप्रयाग के विधायक ने लिखित तौर पर दे दिया था कि आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए, मैं पूरी तरह से आपको अपने यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। उसके साथ ही अगर बात करें तो गढ़वाल की कई सारी सीटें हैं, तो कुमाऊं की कई सारी सीटें ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री चुनाव लड़े। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, ये आखिरी डिसीजन तो उन्हीं का होगा कि वो चुनाव कहाँ से लड़ना है। लेकिन इतना है कि काफी विधायक जो है वो तैयार बैठे हैं।
बिल्कुल योगेश, और ऐसे में सीएम धामी का ये बयान भी सामने आ चुका है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, पार्टी को तो तैयारी करनी ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को तो तैयारी करनी ही होगी, क्योंकि चुनाव में जब मुख्यमंत्री उतरेंगे तो बूथ लेवल से लेकर जो है पूरे के पूरे विधानसभा में जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर मजबूत स्थिति को बनाना होगा। वैसे जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस समय हवा अगर कहें तो उनकी तरफ ही बह रही है। सभी लोग चाहते हैं कि वो दोबारा जीत कर आए, मुख्यमंत्री बने। आम लोगों की अगर बात करें या फिर खास लोगों की बात करें, सभी लगभग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत कर आए। तो पर इतना जरूर है कि पार्टी को कई सारी तैयारियां करनी है, चुनाव में बूथ लेवल तक मजबूती करनी है। वहां पर किस तरह से कौन से बड़े नेता जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, इसका रूप रंग पूरा तैयार करना होगा और ये सभी तैयारियां पार्टी करेगी। जी बिल्कुल योगेश, तो जिस तरीके से आज सीएम धामी ने भी बयान दे दिया है कि अब 2 से 3 दिनों में स्थितियां साफ हो जाएंगी कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सबकी नजरें अभी भी बनी हुई है कि आखिर वो कौन सी सीट है जहां से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां राज्य की आबोहवा के लिए सीएम धामी संजीदा, राज्य की शांति के लिए सीएम धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। राज्य की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए फैसला लिया है। प्रदेश में सरकार विशेष अभियान चलाएगी और अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों पर खास नजर भी रखी जाएगी। और मामले में सीएम धामी ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि राज्य में कोई भी स्थिति खराब करे। और साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए। राज्य में वेरिफिकेशन अभियान सरकार की तरफ से चलाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां राज्य की आबो हवा के लिए सीएम धामी संजीदा नजर आ रहे हैं। और राज्य की धर्म संस्कृति बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इस मामले में सीएम धामी ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि राज्य में कोई भी व्यक्ति स्थिति को खराब करे। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए और राज्य में वेरिफिकेशन अभियान सरकार की तरफ से चलाई जाएगी। उत्तराखंड की आबोहवा खराब ना हो, इसको लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में शांति बनी रहे और साथ ही धर्म संस्कृति बची रहे, इसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। और सरकार प्रदेश में अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखेगी। सीएम धामी ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति राज्य में आए जिससे कि राज्य के अंदर स्थितियां खराब हो जाएं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी के मुद्दे पर संत समाज भी चिंतित है। और इस कड़ी में शंकराचार्य परिषद ने यह मांग उठाई है कि हिंदू तीर्थ स्थलों पर खासतौर पर 4 धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। और वहीं परिषद की इस मांग को व्यापक समर्थन भी मिलने लगा है। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता योगेश समवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से सीएम धामी राज्य में शांति व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में जिस तरीके से माहौल है उसको खराब नहीं करने दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड को बने 22 साल हो चुके हैं और इन 22 सालों में अगर भारत के सबसे शांत कुछ राज्यों की बात करें तो शायद उत्तराखंड उनमें टॉप में आता है। हमेशा से शांति रही है यहाँ पर, कभी भी स्थिति ये नहीं हुई है कि 2 धर्मों के बीच में जो है उनके बीच में जो लोग हैं उनके बीच में कभी कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि तनाव जैसी स्थिति बन गई हो। ये कभी भी ये जो है सामने नहीं आया है। लेकिन अब जिस तरह से बात की जाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो बात कही है कि
हम जो है शांति बना के रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शांति बनाना बहुत जरूरी भी है। अगर शांति रहेगी तो आने वाले दिनों में पूरा का पूरा उत्तराखंड, जिस तरह से स्थिति अभी फिलहाल कई राज्यों में बिगड़ी है, वो उत्तराखंड में ना बिगड़े, इसको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अब वेरिफिकेशन करने की बात कही गई है। वेरिफिकेशन इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं। भले ही उत्तराखंड से भी लोग पलायन करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी पलायन करके बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वो कौन है, कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं, ये कम से कम जो है वो पता होना चाहिए। आम आदमी को ये पता होना चाहिए और इसी को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन कीजिए। लोकल थाना जो होता है इसका वेरिफिकेशन करेगा। अगर बात करें तो वेरिफिकेशन करने के अपने अपने उनके तरीके होते हैं। उन सभी तरीकों से वेरिफिकेशन करके ये पता चलना चाहिए कि जो व्यक्ति रह रहा है, कम से कम जो प्रदेश में रह रहा है, वो कौन है, कहां से आया है, क्या इसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज तो नहीं है। ये सभी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें, जो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल जो हमारे उत्तराखंड में है, उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर स्थिति कम से कम नहीं बिगड़नी चाहिए। संत समाज लगातार इस बात को कहता रहा है कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो वहां पे कई सारे काम ऐसे हैं जो गैर हिंदू करते हैं। फिर चाहे लोगों को खच्चरों से तीर्थ स्थलों तक पहुंचाना हो या फिर कई सारी दुकानें चलाना हो, इन्हें गैर हिंदू करते आए हैं, कई सालों से करते हैं। लेकिन इसको लेकर स्थिति बिगड़ रही थी कि कई लोग जो हैं इसको लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे थे। स्थानीय लोग भी नाराजगी दर्ज कर रहे थे, संत समाज भी नाराजगी दर्ज कर रहा है, अभी तक लगातार कर रहा है। और इसी को देखते हुए जो ये फैसला अगर आने वाले दिनों में लिया जाता है कि वहां से गैर हिंदुओं को जो है वहां पर प्रवेश ना दिया जाए, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये फैसला भी सुनाई दे। और इस सब चीज को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो संजीदा भी हो रखे हैं। जी बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर पद्मश्री से अलंकृत प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर से मुलाकात की और इस दौरान उनसे बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कैलाश खेर को केदारनाथ धाम की कलाकृति भेंट की है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस में गुटबाजी की बात को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का यह कहना है कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं चल रही है और किसी का कोई खेमा नहीं है। कांग्रेस में सब एकजुट हैं और एकता में ही ताकत है। अरे प्रीतम भाई हमारे नेता हैं। मैंने कहा ना, कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एकजुट हो और कांग्रेस में मैंने कहा ना, एकता में ताकत है। आज माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में वो कल एक दुर्घटना हादसा हुआ है, एक परिवार में बहुत लोग आज दे आ गए हैं। और वहीं उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 2022 का शुभारंभ हो गया है और जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने की है। इस दौरान प्रदेश भर में किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को और भी सुचारू किया जाएगा और खास तौर पर चार धाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह से यात्रियों को ट्रैफिक से दो चार ना होना पड़े, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। देखिए, ट्रैफिक हमारे लिए एक बड़े चैलेंजेस में से एक है। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ट्रैफिक हमारा ट्रेडिशनल चैलेंज है और साइबर और ड्रग्स नए चैलेंजेस हैं। किंतु ट्रैफिक की चुनौती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विशेषकर उत्तराखंड देश भर के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें से टॉप में आ चुका है ऑलमोस्ट। और इतना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, चाहे तीर्थ यात्री हो, चाहे एडवेंचर हो, चाहे कि लीजर हॉलीडेज हों जैसे मसूरी, नैनीताल, तो उसको देखते हुए हमारे लिए ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है, चुनौती बढ़ती जा रही है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस तो काम करती ही है, किंतु अकेले पुलिस से भी सब कुछ संभव नहीं हो पाता।
उसी के लिए हमने उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर्स स्कीम लॉन्च किया है। और भारत में जब अटल आयुष्मान योजना की बात करते हैं तो उत्तराखंड में इस योजना से बड़ी संख्या में लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में करवाया है। और वहीं अब इस योजना के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि इस योजना से अभी तक 5,17,000 लोगों का इलाज मुफ्त में किया जा चुका है और इस योजना से गरीब लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना और अटल आयुष्मान योजना हमारे राज्य के लिए वरदान सिद्ध हुई है और मैं कह सकता हूं कि 5,17,000 लोगों को अभी तक इसका जो है सीधे बेनिफिट मिल गया है। और इतनी बड़ी योजना यह है कि इस योजना में गरीब लोगों का सबसे बड़ा काम हो रहा है कि उनको निःशुल्क इलाज मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शीतकाल में भारी बर्फबारी के बाद से पुनर्निर्माण काम की रफ्तार कम हो जाती है और इसी कड़ी में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग की बैठक लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए जेई और एई की तैनाती के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही दोनों की ज्वाइन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 6 से 7 महीनों में केदारनाथ में बहुत से निर्माण काम होने हैं जिनकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मजदूरों को रहने खाने की समस्या ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। और वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी तैयारियों को अब अंतिम रूप दे रही है और इसी कड़ी में डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने श्रीनगर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रूट पर एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की जाएंगी और इसके साथ ही यात्रियों की सहूलियत के लिए 55 पर्यटक बूथों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की मदद की जा सके। जानकारी दे दें कि डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने आज श्रीनगर में ही रुककर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और डीआईजी लैंडस्टोन जोन का भी निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही बारिश के दिनों में सड़कें ब्लॉक ना हो इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों के साथ रोड मैप तैयार किया जाएगा। डीआईजी के मुताबिक यात्रा को देखते हुए थाना चौकियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीनगर में भी 5 से ज्यादा पार्किंग एरिया बनाया गया है। पुलिस हमने हर एक जनपद को दिया है जो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, साथ ही थाने की जो जिम्मेदारी है वो भी यातायात को व्यवस्थित करने का रहेगा। इसी तरह से जहाँ पर आपदा इत्यादि है उसको मैनेज करने के लिए एसडीआरएफ की हमारी करीब 22 सब टीमें ये पूरे 4 धाम क्षेत्र में रहेगी। जो यात्री यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं या यात्रा के उद्देश्य से 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए करीब 55 पर्यटन बूथ है हम लोगों ने बनाया है। अभी कल ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, वो आएंगे फिर उसके बाद पर्यटन जितने पर्यटक बूथ है वो बनेंगे। यदि यात्रियों को कोई पूछताछ करनी है, कोई सहायता है लेनी है तो उनको जो है उनसे पूछ के उनकी मदद ले सकता है। ये व्यवस्था उत्तराखंड। और वहीं केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। आगामी 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व जिला प्रशासन विद्युत, पेयजल, संचार, साथ ही साफ सफाई और शौचालय सहित अनेक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है और जिलाधिकारी मनीष गोयल के निर्देशानुसार सभी विभागों के अधिकारियों को यात्रा पड़ाव पर ही रही समस्याओं को बहाल करने में सक्रिय है। मंदिर समिति के कर्मचारियों का एडवांस दल केदारनाथ धाम पहुंच चुका है। मंदिर समिति द्वारा मंदिर की साफ सफाई, आवासों और पूजा काउंटर को सही किया जा रहा है। हालांकि धाम में मौसम बदल जाने से रुक रुक कर हल्की सी बर्फबारी भी हो रही है जिससे यात्रा की तैयारियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। और वहीं 4 धाम यात्रा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश उपाध्याय ने आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश का दौरा किया है। कोतवाली पुलिस समेत तमाम आला अधिकारियों ने ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर सड़क किनारे बने अतिक्रमण का मुआयना करते हुए पुलिस अधीक्षक देहात ने कोतवाली प्रभारी ऋषिकेश को आदेश दिया है
कि एक हफ्ते के अंदर नेपाली फॉर्म से लेकर कैलाश गेट तक जो ऋषिकेश की सीमा है उससे अवैध अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है ताकि चार धाम यात्रा सुरक्षित तरीके से की जा सके। ताकि 10 जो दिन हमें बचे हैं अभी हमारे 1 मई से पहले वो ये काम हो सके। तो मेन हमारा फोकस रहेगा ये नेपाली फार्म से लेके ये शामपुर तेरहा वाला वो है, वो पैच है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। फिर हमारा घाट रोड वाला हो जाएगा। फिर हमने कुछ बाईपास और हम सोच रहे हैं कि हम जो मेन सिटी में ना आए ट्रैफिक, क्योंकि सिटी ऑलरेडी कंजेस्टेड है, तो हम उसके लिए क्या क्या हम इसका बाईपास रूट रखेंगे, उसमें कहाँ कहाँ पे ड्यूटीज़ होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है। और उसी के तर्ज पे हम यहाँ पे अपना जो हमारा यातायात का जो ड्यूटी चार्ट है हम उसको तैयार करवा रहे हैं। तो आपको देखेंगे कुछ दिनों में थोड़ी सी यहाँ के जो यातायात है वो थोड़ा सा प्रबंधन हम थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। और वहीं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी आयुर्वेद विवि में 2017 से 2022 के बीच भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करेगी और इस जांच के दायरे में पूर्व कुलपति और कुल सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने वाले अधिकारी भी आ सकते हैं। और वहीं जांच कमेटी 15 दिन के भीतर अपना रिपोर्ट पेश करेगी। आपको जानकारी दे दें कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2017 से लेकर 2022 के बीच कथित तौर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आ चुके हैं और अब इसके लिए 4 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी जांच करनी शुरू कर दी है। इस जांच की आज 5 साल तक विभाग के मंत्री रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत और आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2017 से लेकर 2022 के बीच पूर्व कुलपति और कुल सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने वाले अधिकारी भी आ सकते हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ हो जाएगा कि कब कौन सी भर्ती सही हुई है और कौन से नियमों के विपरीत है। और अतिरिक्त सचिव कर्मिक एस वल्दिया की अध्यक्षता वाली यह समिति विश्वविद्यालय में 2017 से 2018 के दौरान हुई अवैध भर्तियों और साथ ही वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करेगी और 15 दिन के भीतर अपना रिपोर्ट देगी। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2017 से 2022 के बीच में बहुत सारी नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इनके द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा भर्तियों में रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया गया है और मनचाहे तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। इसको देखते हुए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसमें कि 4 लोग हैं, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और ऑडिट प्रकोष्ठ, हमारे ऑडिट अधिकारी, इनकी कमेटी बनाई गई है और इनसे कहा गया है कि 15 दिन के अंदर 15 दिन के भीतर अवैध नियुक्तियों, वित्तीय अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ उनको सौंपा गया है कि इसकी जांच कर 15 दिन के भीतर अपनी जांच आख्या दें ताकि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।